स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीटों के दल से आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा एशियाई खेलों में एथलीटों की उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देने और उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के एथलीट, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों सहित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारी भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह तेलंगाना के आदिलाबाद में जन गर्जना सभा को संबोधित करेंगे। तेलंगाना की 119 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होना है। अमित शाह सिकंदराबाद में बुद्धिजीवियों के एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद अमित शाह का यह पहला तेलंगाना दौरा है। देश के विभिन्न हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने कॉलेजियम के पास 70 नाम भेजे हैं। कोर्ट उन पर काम कर रहा है और अक्टूबर की छुट्टियों से पहले इसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर छापा मारा है। अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर घोटाला करने का आरोप है। दिल्ली भाजपा, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रही है। दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फोन टैपिंग मामले में पूछताछ के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया है। 25 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और गैर कानूनी तरीके से टेलीग्राफिक सिग्नल को रोकने के आरोप में लोकेश शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोरक्को की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगी। अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। साथ ही G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की चौथी बैठक में भी शामिल होंगी। इटली दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोम में अपने समकक्ष गुइडो क्रोसेटो के साथ बैठक की। इस दौरान रक्षा सहयोग से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत दौरे पर आई तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। सामिया सुलुहू हसन ने सम्मान को देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली तंजानिया की बच्चियों को समर्पित किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और तंजानिया का सहयोग हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और समृद्धि बनाए रखने के उल्लेखनीय योगदान दे सकता है। इससे पहले कल भारत के दौरे पर पहुंची तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहू हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच 6 समझौते ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। भारत और तंजानिया के बीच डिजिटल डोमेन, संस्कृति, खेल, समुद्री उद्योग और व्हाइट शिपिंग सूचना साझाकरण में सहयोग प्रदान करने पर सहमति बनी है। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहू हसन का औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट जाकर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च विद्यालयों में आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ शुरू की है। मंत्रालय ने यह कदम अनुसूचित जाति के छात्रों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया है। मुफ्त चुनावी वादों को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि 5 साल तक सरकारों को ऐसी घोषणाएं करने की याद क्यों नहीं आती। उन्होंने कहा कि चुनाव के मुफ्त वादों से जुड़ी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग मुस्तैदी से जुटा हुआ है। आयोग मुफ्त वादों पर चुनाव आयोग ने उठाए सवाल का मानना है कि जो घोषणाएं की जा रही है वो कैसे पूरी होंगी। राजनीतिक दल इसके लिए कहां से वित्तीय संसाधन जुटाएंगे। जनता को ये सब जानने का अधिकार है। आयोग सुप्रीम कोर्ट से इसे लेकर जल्द ही कोई स्पष्ट दिशा निर्देश देने का अनुरोध करेगा।
5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो गया है। भारतीय चुनाव आयोग ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही इन 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग होगी। ये तारीख 7 नवंबर और 17 नवंबर होगी। मध्य प्रदेश में चुनाव 17 नवंबर को होंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि सबसे अंत में मतदान की तारीख तेलंगाना में 30 नवंबर है। सभी 5 राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर 2023 को शुरू की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों को मिलाया जाए तो कुल सीटें 679 होंगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में कामयाब होगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि चुनावी तिथि की घोषणा के साथ ही गहलोत सरकार का राज्य के सत्ता से जाना तय हो गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि राज्य की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार की वजह से छत्तीसगढ़ में विकास कमजोर हो गया है। छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता भी 5 साल तक राज्य को लूटने, धोखा देने, ठगने वाली सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार है। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 57 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुधनी से, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया से, गोपाल भार्गव को रेहली से, विश्वास सारंग को नरेला और तुलसीराम सिलावट को सांवेर से टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि डबल इंजन की जो परिभाषा पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में स्थापित हुई है, इसका बहुत सफल मॉडल मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। भाजपा ने राजस्थान में 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। भाजपा ने राजस्थान में 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। इनमें राज्यवर्धन राठौड़ छोटवाड़ा से, दिया कुमारी विद्याधर नगर से, बाबा बालकनाथ तिजारा से और किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 64 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहिले, धमतरी विधायक रंजना साहू व दयाल दास बघेल को मौका दिया गया है। सरगुजा से सांसद व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इजरायल ने दक्षिणी इलाकों पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने का ऐलान किया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी पर बीती रात 500 से अधिक हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। इस संघर्ष में दोनों पक्षों की तरफ से अब तक 1500 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें इजराइल के 900 और हमास के 687 से ज्यादा लोग शामिल हैं। गाजा में 1,20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस्लामिक स्टेट द्वारा किए गए अत्याचारों के समान बताया है। उन्होंने कहा कि हमास द्वारा किए गए अत्याचार इस्लामिक स्टेट द्वारा किए गए अत्याचारों के समान है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग पर कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन किया है, जबकि प्रस्ताव में इजरायल पर हुए हमले का जिक्र तक नहीं है। कांग्रेस के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी इस्लामी बर्बर लोगों के एक समूह के कारण कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि यह एक घृणित आतंकवादी कृत्य है। वहीं प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस फिर आतंकवादी संगठन और आतंकवाद का समर्थन कर रही है। इस रुख से INDI गठबंधन की अग्रणी पार्टी ने खुद को देश के सामने उजागर कर दिया है। आप नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में राघव चड्ढा ने पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को लुटियन दिल्ली में स्थित टाइप 7 बंगला खाली करने की इजाजत दी थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में IFTM विश्वविद्यालय में भारत में G20 सम्मेलन चुनौतियां एवं संभावनाओं विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की G20 ब्रांड एम्बेसडर और पूर्व पर्वतारोही स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी ने की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा EVM और VVPAT मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग को चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया बहुत विस्तृत है और राजनीतिक पार्टियों का इसमें विश्वास है। यह प्रक्रिया पूरे देश में अपनाई जाती है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सभी राज्य सूचना आयोगों को वादियों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से सुनवाई का विकल्प मुहैया कराने का निर्देश दिया। पंजाब भर की 1840 अनाज मंडियों में धान की फसल के दौरान किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब की मंडियों में काम करने वाले 10 लाख मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। चंडीगढ़ में पीजीआई के नेहरू अस्पताल में रात को भीषण आग लग गई। ग्राउंड फ्लोर में लगी आग 5 मंजिल में फैल गई। आग पर काबू पा लिया गया है। इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के दमोह के कचौरा क्षेत्र में फल बाजार में आग लग गई, जिसमें करीब 1 दर्जन दुकानें आग की चपेट में आ गई और दुकानदारों का लाखों रुपए का सामान नुकसान हो गया। भारतीय सेना ने सिक्किम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत व बचाव के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। सेना ने कठिन इलाकों से गुजरते हुए एक चुनौतीपूर्ण अभियान चलाया और चुंगथांग के उत्तर पश्चिम में राबोम के अलग थलग गांवों तक पहुंचे और 150 से 200 लोगों को बचाया। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में कई दिनों की भारी बारिश के चलते सबोंग के अलग अलग इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। नैनीताल जिले में जोलीकोट स्थित अवैध मदरसे में बच्चों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार पर राज्य सरकार गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश में संचालित हो रहे सभी मदरसों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है। कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। ग्लोबल बाजार से आज सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों में आज मजबूती का माहौल बना हुआ है। एशिया के 9 बाजारों में से 7 के सूचकांक आज बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं एक सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहा है। ताइवान में छुट्टी होने की वजह से ताइवान वेटेड इंडेक्स में आज कारोबार नहीं हो रहा है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध का असर कच्चे तेल के दाम पर दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $88 प्रति बैरल और WTI क्रूड $87 प्रति बैरल के करीब है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत हुई। ग्लोबल मार्केट में बेहतरी के बाद घरेलू शेयर बाजार आज हरे निशान पर खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 300 अंकों तक की बढ़त दिखी। वहीं दूसरी ओर निफ्टी भी मजबूती के साथ 19,600 के आसपास कारोबार करता दिखा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आज कोच्चि में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। इनमें देश और विदेश से 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए वार्ता का एक विशेष चरण वर्चुअल माध्यम से आज से आयोजित हो रहा है। भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव विपुल बंसल और पेरू पक्ष का नेतृत्व विदेश व्यापार और पर्यटन मंत्रालय में निदेशक गेरार्डो एंटोनियो मेजा ग्रिला करेंगे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भारत में बेरोजगारी दर जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान 6 साल के निचले स्तर 3.2% पर दर्ज की गई। भारत के कीमती पत्थरों और आभूषणों के निर्यात में पश्चिम एशिया की हिस्सेदारी कुल का लगभग 17% है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में $37.9 बिलियन थी, जबकि इजराइल को किए गए निर्यात का मूल्य $1.3 बिलियन था। भारत में 5G सेवा शुरू हुए साल भर हुआ है, मगर इतने कम अरसे में भी भारत इस मोर्चे पर दुनिया के शीर्ष देशों में शुमार हो गया है। भारत इस उल्लेखनीय प्रगति के साथ ही चीन और अमेरिका के बाद 5G सेवा देने वाला तीसरा देश हो गया है।
भारत में वाहन पंजीकरण में सितंबर में 20% की वृद्धि देखी गई। दोपहिया वाहनों की बिक्री में 2% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि यात्री वाहन पंजीकरण में 19% की वृद्धि हुई। वहीं वाणिज्यिक वाहन की बिक्री में 21.68% की वृद्धि हुई। देश की कार विनिर्माता मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2031 के बीच कुल 1.25 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च की योजना बनाई है। इसमें से 45,000 करोड़ रुपए उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर लगाए जाएंगे और इसमें सालाना 20 लाख वाहन जोड़े जाएंगे। अमेरिका में अभिनेताओं की यूनियन SAG-AFTRA की हड़ताल अभी भी जारी है। अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर और टेलीविजन प्रोड्यूसर्स के साथ श्रम विवाद में कोई हल न निकलने के बाद ही हड़ताल हुई है। कलाकार वेतन में बढ़ोतरी के साथ साथ कामकाजी परिस्थितियों में अन्य सुधार की भी मांग कर रहे हैं। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस से फोन पर बात की। अब्बास ने गुटेरेस को इजराइल के हमले की भयावहता की जानकारी दी। उन्हें गाजा की असल स्थिति से अवगत कराया गया। अब्बास ने गाजा पट्टी में चिकित्सा सहायता पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। गाजा में हो रही तबाही को रोकने के लिए अब्बास ने गुटेरेस से कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को 17 अक्टूबर को सिफर मामले में आरोप तय किए जाएंगे। पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को मीडिया साक्षात्कारों के दौरान कथित तौर पर तथ्यों को गलत तरह से पेश कर सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए तय कानूनों का उल्लंघन करने के मामले में नोटिस जारी किया। अमेरिका के न्यू जर्सी में 185 एकड़ में फैले सबसे बड़े हिंदू मंदिर BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम को उद्घाटन के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। इजराइल में फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के हमले के बाद बंकरों में रह रहे नेपाल के विद्यार्थियों ने एक वीडियो संदेश भेजकर अपनी सरकार से उनकी वतन वापसी के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की है। ब्रिटेन के स्पेशल फोर्स पर एक दशक पहले अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान दर्जनों अफगान पुरुषों की हत्या करने का आरोप है। मृत लोगों के परिवार वालों ने सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच की मांग की। मारे गए लोगों के परिवारों का आरोप है कि 9 लोगों को उनके बिस्तर पर गोली मार दी गई। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स समेत शहर के यहूदी समुदाय के नेताओं द्वारा जुलूस निकाला गया। यह जुलूस इजराइल पर हमास के हमले के खिलाफ पीड़ितों के समर्थन में निकाला गया। हमले की निंदा करते हुए एडम्स ने कहा कि इजराइल का यह सबसे क्रूर और घृणापूर्ण कार्य है जिसे हम देख रहे हैं। मेक्सिको की सेना इजराइल से अपने नागरिकों की घर वापसी के लिए मानवीय उड़ानें चला रही है। इस्लामी समूह हमास द्वारा हमले के बीच भारी संख्या में लोगों को बंधक बना लिया गया है। मेक्सिको के विदेश मंत्री एलिसिया बार्सेना ने बताया कि हमास द्वारा पकड़े गए लोगों में मेक्सिको के नागरिक भी शामिल हैं। हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस्लामिक स्टेट द्वारा किए गए अत्याचारों के समान बताया है और कहा है कि हमास ISIS है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने निर्दोष इजरायलियों के खिलाफ जो क्रूर हमले किए वे हैरान करने वाले हैं। उनका यह बयान तेल अवीव में सुरक्षा कैबिनेट के साथ उनकी बैठक के कुछ घंटों बाद आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल के साथ बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम एशियाई खेलों में एथलीटों की उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देने और उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के एथलीट, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों सहित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारी भी भाग लेंगे। ICC विश्व कप में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में विश्व चैंपियन इंग्लैंड का सामना बांग्लादेश से होगा। पाकिस्तान के सामने होगी एक अन्य एशियाई टीम श्रीलंका की चुनौती। पाकिस्तान ने जहां पहला मुकाबला जीता था वहीं श्रीलंका को पहले मैच में हार मिली थी। विश्व कप में न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स को 99 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स के सामने 323 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 46.3 ओवर में 223 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने न सिर्फ बल्ले से अहम योगदान दिया बल्कि उन्होंने शानदार फील्डिंग भी की। कोहली को भारत के ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच चुना गया।
बुखार से उबर रहे शुभमन गिल अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले से भी बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि की है। शुभमन चेन्नई में ही रुकेंगे और मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे। वे चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भी नहीं खेल पाए थे। भारतीय क्रिकेट टीम 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ विश्व कप के अपने दूसरे मैच के लिए दिल्ली पहुंच गई है। शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने शंघाई मास्टर्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अंतिम 32 के मुकाबले में अल्कराज ने डैन इवांस को सीधे सेट में 7-6, 6-4 से हराने में सफलता पाई। 5वीं वरीयता प्राप्त रूस के आंद्रे रुब्लेव को शंघाई मास्टर्स के अंतिम 16 में स्थान बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। रुब्लेव ने फ्रांस के एड्रियन मन्नारिनो को सीधे सेट में 6-3, 6-0 से हराया। जियो मामी मुंबई फेस्टिवल ने 2023 के लिए अपनी लाइनअप की घोषणा कर दी है। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में दक्षिण एशिया की समकालीन फिल्मों और नई सिनेमाई आवाजों पर विशेष ध्यान देने वाली 250 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। कॉमेडी ड्रामा फिल्म फुकरे 3 घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल मचा ही रही है। बस 11 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। इन दिनों फुकरे 3 बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम किए हुए। मूवी की सफलता के लिए पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा वाहे गुरु का आशीर्वाद लेने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे। हाल ही में फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग में नजर आई शहनाज गिल के एडमिट होने की खबर सामने आई है। शाहरुख खान के साथ जवान फिल्म में नजर आई नयनतारा अब संजय लीला भंसाली की अपकमिंग मूवी बेजू बावरा में नजर आ सकती हैं। साउथ सुपरस्टार कमल हासन, जिन्हें विक्रम में देखा था, उनकी अब सरप्राइज अपीयरेंस की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि वो थलपति विजय के साथ मूवी लियो में नजर आ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ, कृति सेनन और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म गणपत हीरो इज बॉर्न का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है। भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म थैंक्स फॉर कमिंग का बॉक्स ऑफिस पर हुआ बुरा हाल। सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या 3 का शानदार टीजर रिलीज हो गया है। फातिमा सना शेख, दिया मिर्जा, रत्ना पाठक शाह और संजना सांगी स्टारर फिल्म धक धक का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म 13 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी। खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर।